Good morning, dear students. Today we are going to continue our chapter, the ailing planet. Okay, क्या हम पढ़ रहे हैं? The ailing planet. हमने देखा था ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था आज से लगभग 20 साल पहले. ओके, अब क्या हो रहा है? 20-25 साल पहले अब क्या हो रहा है कि हमने देखा कि वो अभी भी बहुत रेलेवेंट है, आज के सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. इसके अलावा हमने लगभग सब पढ़ लिया है. हम पढ़ेंगे 44 पेज के लास्ट पैराग्राफ से. इट सेज, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. क्या है बुक का नाम? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. Points out that the Earth's principal biological system are 4: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of global economic system. क्या क्या? फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड, इन सबको मिला करके क्या बनता है? हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. इसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw material for industries except minerals and petroleum derived synthetics. मतलब कि पूरे दुनिया में जितना भी रॉ मटेरियल है वो इन्हीं 4 इंडस्ट्रीज से आता है, सिर्फ पेट्रोलियम को छोड़कर. In large areas of the world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapses, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is commonly every day. In poor countries, local forests are being decimated. In order to procure firewood for cooking, in some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of the destruction. ये आर्टिकल है तो इसको ऐसे ऊपर से ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसमें क्या कि उस बुक में ये लिखा गया है कि ये 4 जो इंडस्ट्रीज़ हैं बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, लेकिन इन्हीं चारों का दोहन सबसे ज़्यादा हो रहा है. हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन फिश से मिलता है और बहुत ज़्यादा हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज़. इसके अलावा फायरवुड, पहले की बात है, काफ़ी पुरानी बात है, तो फायरवुड जो है खाना पकाने के लिए यूज़ होता था, तो वो इतनी महंगी है कई कंट्रीज़ में कि आप जो पका रहे हैं उससे ज़्यादा आप जलाने में पैसे देते हो. और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये प्रॉब्लम है कि हम जो है सारा दोहन कर ले रहे हैं और ये सस्टेनेबल नहीं है हमारे लिए. आगे शायद हमारे खुद के लिए भी ना बचे, हमारी जनरेशन के लिए ना बचे, और अगर हमें मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्टेड फॉलो. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year, and the growing use of the dung to burning deprives the soil and important natural fertilizer. The World Bank estimates the 5-fold increase the rate of forest planning to the needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. James Pett, the president of World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. But Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment to safeguard the forest and wildlife of the country. But what cause endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. इसके बाद ये आर्टिकल में आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक अलग अलग लोगों की बात में बताई. उसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि अब जो है हम क्या कर रहे हैं, हम रोज़ 1 सेकेंड 1 एकड़ फॉरेस्ट यूज़ करते थे, अब 1.5 एकड़ यूज़ करते हैं. और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ना हमारे पास फर्टिलाइज़र बच रहा है नेचुरल जो कि काऊ डंग होता है, ना ही फॉरेस्ट बच रहे हैं. इसके अलावा हमारा सेक्शन 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी स्टेट को अपने फॉरेस्ट बचाने हैं. इट इज़ अ रूल, बट हमारे यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता. लेकिन ये अगर आप आर्टिकल को देखोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडिया के बारे में लिखा गया, यानी कि अगर आप अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हो आर्टिकल लिखते हुए तो आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है.
But what caused endless anguish is the fact that laws are never respected or enforced in India. For instance, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly after 44 years of the operation of the constitution. A recent report of Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designed as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. A three-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब इंडिया में लॉ तो है फॉरेस्ट के, लेकिन लॉ नहीं हम फॉलो करते हैं. इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कास्टिज्म का और चाइल्ड लेबर का. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है कि उन्होंने एरियल फोटोग्राफी से देखा कि 88 कंट्रीज़ में उस टाइम जब रिपोर्ट दिया तो हर एक कंट्री में फॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर distorting the future of human society. It took mankind more than 1 million years to reach by the year 1900, and 2 billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days the world population increases by 1 million. उस टाइम हर 4 दिन में 1 मिलियन रेट बढ़ता था. हमको बहुत टाइम लगा पहले 1 बिलियन होने में, लेकिन उसका डबल होने में जस्ट एक सदी लगी, सिर्फ 1 सेंचुरी लगी. Fertility falls as income rises, education spreads and health improves. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues. The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. More children does not mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that human beings is treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuity of poverty. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. यहाँ पर अब क्या बोलते हैं, अब पॉपुलेशन कंट्रोल को बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा है हमारे देश में. ये भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत कम है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है. क्योंकि हम ये सोचते हैं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा जॉबलेस लोग भी होते हैं, और हम जॉब क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से खिलवाड़ करते हैं. इसलिए उसके बाद सॉल्यूशन भी इसका दिया जाता है कि इट इज़ कंपल्सरी टू impose family planning in the country. For the first time in human history, we see a transcending concern the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of the existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in era of responsibilities. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than the dissociated collection of parts. Industry has most crucial role to play in the new era of responsibility. Water transformation would affect it more. Businessmen shared the view of chairman of DuPont E.R. Edgar S. Wooden, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performances." Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of the prime ministership, none has passed so decisively into a current coin of English uses as her felicitous word, "No generation has free hold on this world. We all have to live in tenancy with a full repairing lease." The words of Mr. Lester Brown, "We have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children." ठीक है.
इसके बाद आखिरी में कंक्लूजन देखते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए, और कुछ कोटेशंस दिए जाते हैं, जैसे कि मार्गरेट थैचर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में किसी भी जनरेशन का पूरा अधिकार नहीं है धरती के ऊपर, हमें आगे वाले जनरेशन को पास आउट करना है। इसके अलावा लेस्टर ब्राउन का ये कमिटमेंट है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, मतलब हम अपने पूर्वजों से लेकर नहीं आए हैं, हमने अपने आने वाली जनरेशन से उधार लिया है, मतलब इसके ऊपर हमारा हक नहीं है, इसको हमें आगे वापस करना है। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पर होता है, बहुत ही सिंपल है, एकदम जैसा लिखा है वैसा है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कुछ इसमें समझाने लायक ज़्यादा है नहीं। ओके, चलिए, तो आपको शायद समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।